व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जो कि हमारी वीवीए की एपिसोड नंबर 11 होगी। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 12 है। इसमें हम एक तरीके से एक रफ़ आइडिया लेंगे किस तरीके से हम वर्क करते हैं प्रैक्टिकली जब भी हम अपने सब फंक्शंस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो उसको हम किस उसकी सिंटेक्स क्या होती है और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसको आज हम एक रफली देख लेंगे प्रैक्टिकली। तो इसमें जो भी आइटम्स हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये सारे एक ऑब्जेक्ट फंक्शन से जो भी यूज़ करेंगे वो हैं हमारे सेल्स, रेंज, एक्टिव सेल, इंड और ऑफसेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मूवमेंट करते हो या फिर सिलेक्शंस करते हो अपने सेल्स की या फिर रेंजेस ऑफ सेल्स की। तो उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको आज हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और चलिए इसको सीख लेते हैं। तो बने रहे आज के इस एपिसोड में और चलिए इसको सीख लेते हैं। 3 कॉलम्स को इंसर्ट कर रखा है जो कि है एम्प्लॉय के कोड नेम और उसकी ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, अब मुझे वीबीए के जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स के जो सिलेक्शन है उसके बेसिस पे हमें ये सारी वैल्यूज़ हमें अपने कोड के थ्रू इनपुट करवानी है अपने सेल्स पे, अपने डेटा के रेंजेस पे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक आप इंसर्ट कर लो अपने सीट के अंदर, चले जाओ या ऑल्ट F11 करके, और यहाँ पे एक आप इंसर्ट मॉड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे आप मॉड्यूल का जो भी है उसका नेम आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये सेलेक्टेड सेल टाइप्स, अभी मैंने एक नेम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और सेम मैंने मॉड्यूल का भी नेम दे रखा है। ठीक है, तो सब प्रोसीजर का भी नेम है। तो इसमें सबसे पहला वर्क जो हमें करना है ये हमें 1 बाय 1 फिल करनी है A1 की, A2 की, B2 की और C2 की वैल्यूज़। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है हमारी रेंज। ठीक है, एक रेंज ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रेंज को। ठीक है, तो जैसे ही आप रेंज को यूज़ करो तो उसके बाद आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और ब्रैकेट के अंदर आपको सेल्स की वैल्यू देनी होगी। तो जैसे मान लो ये A1 पे तो हमारी हेडर्स है, इसके लिए मैं A2 कर देता हूँ। ठीक है, और A2 डॉट, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करवानी है इसकी। करेंटली मेरी कर्सर यहाँ पे है, अगर माइट भी हो सकता है ये कर्सर मेरे एक्सेल पे किसी और दूसरे सेल्स पे हो। तो सबसे पहले वो क्या करे, उस सेल की पोजीशन को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे कर लेंगे डॉट सेलेक्ट। ठीक है, डॉट सेलेक्ट से हम उसकी पोजीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसमें हमें वैल्यू अगर रखनी है तो यहाँ पे उसके लिए होती है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है, जैसे मान लो कि ये एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे है। ठीक है, एम्प्लॉय का कोड है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं E001। ठीक है, और डबल कोड से उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका कि हम इस तरीके से एक सेल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक और भी इसका एक और भी तरीका है, इसको हम और भी देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर लेंगे सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेल्स करते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है हमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देने के लिए। तो यानी कि हमारी रो इंडेक्स कौन सी होगी और कॉलम इंडेक्स क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो रो होगी वो हमारी सेकंड रो हो जाएगी और कॉलम जो होगी वो हमारी सेकंड होगी, क्योंकि बी हमारे सेकंड कॉलम पे है और ये इसकी जो रो होगी वो सेकंड रो है। तो यानी कि 2,2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डॉट सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से वही वाला अप्रोच लगाएंगे फर्स्ट की तरह ही। यहाँ पे फिर दोबारा कर देंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एक नेम देना, तो एक कोई सा कॉमन सा एक नेम देते हैं, जैसे मोहन प्रकाश। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू उसको असाइन कर दी उस सेल को। ठीक है, तो ये हमने दो तरीके से देख लिया। एक तो हमने रेंज के थ्रू देख लिया किस तरीके से हम सेल्स के अंदर वैल्यू को डालते हैं, और दूसरा हमने देख लिया सेल्स जो एक ऑब्जेक्ट होती है उसके इंडेक्स पोजीशंस को, यानी कि रो और कॉलम इंडेक्स के पोजीशन को हमने फिक्स किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके वैल्यू को सेलेक्ट किया और उसमें वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, उस सेल्स के अंदर एक थर्ड मेथोडोलॉजी और भी होती है जहाँ पे आप उसको जो बिग ब्रैकेट है उसके अंदर अपने सेल के वैल्यूज़ को के पोजीशन को आप वो कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसमें वैल्यूज़ को डाल सकते हो। तो अब ये जो हो जाएगी मेरी C2 हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कर देते हैं C2 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर सेम वही अप्रोच करते हैं, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे इसकी ज्वाइनिंग डेट डालनी है, तो ज्वाइनिंग डेट के लिए क्या करेंगे, हैश डालेंगे और यहाँ पे कोई सा भी एक डेट डाल देते हैं। जैसे मान लो कि ये मैं करता हूँ 12 मार्च 2024, 12 मार्च 1990, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया और एक हैश से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं हैश से क्लोज करूँगा तो ये अपना एक ओन फॉर्मेट डेट का ले लेगा ये। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो है 12 मार्च 1990 जो है इस तरीके से एक फॉर्मेट यहाँ पे ये ले लिया। तो ये सारे वर्क हमने कर लिए हैं। अब इसको हम एक बार रन करते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये किस तरीके से रन करता है। तो आप फंक्शन F8 का यूज़ कर सकते हो, तो मैं भी अभी फंक्शन F8 का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसको रन करने से पहले जो टास्क मुझे करना है, मैं रैंडमली इस वाले शीट पे किसी भी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे आपको सेल की पोजीशनिंग भी पता चले कि वो किस तरीके से सिलेक्शन कर रहा है। तो अब हम करते हैं फंक्शन F8, ठीक है। फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, स्टार्ट किया इसने और रेंज A2 डॉट सेलेक्ट, यानी कि अब ये कर्सर जो हमारी A2 पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें उसने वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो हमने फर्स्ट की वैल्यू डाली थी एक्टिव सेल में, ठीक है। A1 A2 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल को इसने सेलेक्ट किया और उसमें इसने नेक्स्ट वैल्यू डाल दी, फिर नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट किया और C2 सेल को सेलेक्ट किया और उसमें इसने C2 की वैल्यू डाल दी। तो इस तरीके से हम अपने जो भी रेंजेस है तो उस रेंजेस पे पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम इस तीन तरीके से, थ्री मेथड से हम इसको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आ, ये इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं सीट 2 पे हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं सीट 1 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए, और उसमें मैं अपने वैल्यूज़ को रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी सीट 2 पे मैं हूँ तो उसके लिए यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कोड में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर देंगे वर्क शीट्स, ठीक है। डबल कोड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं शीट 1 डॉट सेलेक्ट या फिर शीट 1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं एक बार स्टॉप करता हूँ। एक बार हम फर्स्ट, मैं अभी सेकंड सीट पे हूँ और सेकंड सीट से मुझे सीट 1 पे जाके और ये सारी वैल्यूज़ मुझे डालनी है। तो अब ये देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार फिर हम इसको F8 करते हैं, फंक्शन F8, फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली जो कोड है इसकी वर्कशीट शीट 1 डॉट एक्टिवेट, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्टिवेट डॉट एक्टिवेट यहाँ पे डाला तो ये शीट 2 से निकल करके हमारी शीट 1 पे आ गई है। आप एक्सेल पे देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमने टास्क को परफॉर्म किया वो उसके अकॉर्डिंगली उसने वहाँ पे टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम सेल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं और मूविंग एक सीट से दूसरे सीट पे अपने डेटा को इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं और भी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने सेल्स पे वर्क किया है। अब हम चलते हैं अपने सेल्स और एक्टिव सेल्स के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं इसके रेंज को, ठीक है। और ये इंड और ऑफसेट्स को, इसको किस तरीके से करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्कशीट में अपने डेटा को डाल सकते हैं। उसी तरीके से हम किसी वर्कबुक को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे वर्कबुक्स, वर्कबुक्स डबल कोट और यहाँ पे कर देंगे बुक, बुक 2 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो अब ये मैंने बुक, अब ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ होगी हमारी बुक 2 पे एक्टिवेट होगी और उसमें हमारी क्या होगी, ये सारी वैल्यूज़ जो है उस पर फिलअप हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने एक बुक 2 ओपन कर लिया यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बुक 2 ओपन है।
अब इसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ डालनी है, तो इसको एक बार करते हैं F8, फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं इधर। ठीक है, ये बुक टू एक्टिवेट हो गई हमारी। ठीक है, बुक टू में हमारी बुक टू की सीट 1 एक्टिवेट हुई, और इस पर A2 सेलेक्ट हुआ, उस पर A2 सेल में ये वैल्यूज़ गई, इसी तरीके से B2 में, और इसी तरीके से C2 में ये वैल्यूज़ चली गई। अब अगर हम बुक टू को यहाँ पे ओपन करके देखें इधर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सारी वैल्यू जो है इधर इनपुट होके आ गई है। तो आप इस तरीके से अपने एक बुक से दूसरे बुक पे जो भी वैल्यूज़ है उसको इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। ये तो हमने सिलेक्शंस के बेसिस पे वैल्यूज़ को इनपुट किया। अब हम देखते हैं इसको विदाउट सेलेक्टिंग द वैल्यू किस तरीके से हम वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं अपने सेल्स में। तो यहाँ पे मैं एक सब प्रोसीजर और दोबारा एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं फिलिंग सेल वैल्यूज़ विदाउट सिलेक्शन। ठीक है, ये मैंने एक सब रूटीन बना लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, बुक टू में ही मैं डाल देता हूँ अपने वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे ये कर लेंगे, यहाँ पे ये वाला जो ये जो ऊपर की जो दो कोड्स हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ को कॉपी कर ली इधर, पिछली वैल्यू को कॉपी किया इधर डाल दिया इस पर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम करेंगे रेंज। यहाँ पे A2 पे तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको A3, डबल कोट लगाएंगे और करेंगे A3 या फिर इसको A10 कर देते हैं। ठीक है, A10 डॉट वैल्यूज़ डॉट वैल्यू इक्वल टू कर देंगे इधर E1 to 1। ठीक है, और फिर रेंज। अब मैं सेम तरीके का सिंटेक्स को यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे कर दूँगा B10 डॉट वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं इसको रवि यादव। ठीक है, और फिर रेंज C10 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एज डालनी है, तो सेम उसी तरीके का टेक्निक हम लगाएंगे। यहाँ पे कर देंगे 23 जुलाई 2009। ठीक है, और हैश को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ इनपुट हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी सिलेक्शन से नहीं होगी, ये डायरेक्ट वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुटअप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं फंक्शन एफ, और ये सारी वैल्यू जो हमारी A10 पे जाएगी, B10 पर और C10 पे, ये हमारी बुक टू में ये सारी वैल्यूज़ इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको एक बार अगर हम फंक्शन F8 करें, ठीक है, तो ये बुक टू एक्टिवेट हुई, सीट 1 जो थी उसकी वो एक्टिवेट हो गई, वैल्यूज़ उसकी गई A10 सेल पे, B10 सेल पे, C10 सेल पे। ठीक है, और ये एंड हो गई। अगर हम इसको एक बार देखें यहाँ पे, तो ये हमारी 2 सेकेंड रो थी। ठीक है, अब ये आप 10th रो पे देख सकते हो, ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी यहाँ पर आ गई बुक टू के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ को एक बुक से उठा करके दूसरे बुक में इनपुट कर सकते हैं। और पहले हम उस वर्कबुक को एक्टिवेट करेंगे, फिर वर्कशीट को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर वर्कशीट में वो वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन दोबारा से टाइप कर लेते हैं, जो कि हो जाएगी सब और सेलेक्ट रेंज। ठीक है, ये हमारी रेंज के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है कि ये जो हमारी ए से लेके बी तक की जो रेंज है उसको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर लेंगे रेंज। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब भी हमें दो रेंज को सेलेक्ट करना है, यानी कि दो सेल्स के वैल्यू बीच की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम डबल कोट लगाएंगे और कर लेंगे A1
A1:C1, ठीक है। कोड को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट, ये हमारी रेंज हो गई। डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं डॉट सेलेक्ट, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू कर देते हैं ट्रू, ठीक है। इसके फॉन्ट को हमने ट्रू कर दिया। और फिर इसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा से हमें इसके इंटीरियर कलर को चेंज करना, ठीक है। तो रेंज में सेम रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू RGB इसमें से जो भी कलर आप देना चाहते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो आप कलर एक कलर उठा के दे सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। और इसमें ये हमारी ए से लेके A1 to C1 की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। और कुछ रेंजेस को हम और भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक रेंज में ले लेता हूँ A2 to C2। तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने का तरीका ये भी है, जैसे कि हमने पहले किया था A2:C2, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट, और यहाँ पे डॉट फॉन्ट कर लेते हैं इसको, फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और सेम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन को एक बार यूज़ करते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है नहीं। सिलेक्शन डॉट, और यहाँ पे सिलेक्शन डॉट, या तो मैं ये रेंज ही ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से इस रेंज को लेते हैं, A2:C3, ठीक है। डॉट, और यहाँ पे फॉन्ट डॉट साइज़, ठीक है। और फॉन्ट डॉट साइज़ इक्वल टू, इसको कर देते हैं 16, ठीक है। ये हमने कर लिया। और फिर रेंज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं रेंज। ये मैं यहाँ से ये कोड को कॉपी करता हूँ अगर, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं A2:C2 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। यहाँ पे कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, इसके लिए कंट्रोल और स्पेस बार को यूज़ करेंगे और यहाँ से RGB कलर जो भी है हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो RGB ये मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट की साइज़ को, बोल्ड को ट्रू कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया, इंटीरियर कलर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, फंक्शन एफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन एफेक्ट को यूज़ किया, ठीक है। ये रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई, ये उसकी इंटीरियर कलर, यहाँ पे कलर चेंज हुई, ठीक है। फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी बोल्ड हो गई यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है उसकी नेक्स्ट की फ़ॉन्ट की साइज़ जो A2:C2 थी उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ 16 हो गई, और उसकी कलर जो है हमारी ये चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने रेंज पे वर्क कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे अब जैसे मान लो कि सपोज दैट कि हमने A1 से C3 के लिया है, A2 टू C3, तो हम यहाँ से इसके वैल्यूज़ को थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी वैल्यूज़ है कहाँ तक, A10 तक है, ठीक है। तो इसके वैल्यू को हम अकॉर्डिंगली यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसको यहाँ से ये इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, ठीक है। A2 टू C2 जो हमने किया है, इसके फॉन्ट कलर को C10 तक कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे वाले कोड में भी C10 तक कर देते हैं, और इसके नीचे भी जो कोड है उसमें भी C10 तक इसके वैल्यूज़ को कर दिया, ठीक है। अब एक बार वापस अपने एक्सेल पे जाते हैं और यहाँ से अपने फॉर्मेट पेंटर से जो भी कलर है उसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। जो भी इसकी फॉर्मेटिंग मैक्रो के थ्रू ये इसको हम एक बार स्किप कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। हमने डेट की वैल्यूज़ को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है, और इसको हम एक बार क्रॉस चेक करते ही हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये सिलेक्शंस अभी हमारी जो सेल है वो किसी और पर्टिकुलर सेल पे एडजस्टेड है। अब हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ से रन करते हैं इस मैक्रो को, ठीक है। तो फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हुई है A1 से C3 को सेलेक्ट किया इसने, ठीक है। वहाँ पे उसको बोल्ड किया, उसके कलर को चेंज किया, और नेक्स्ट जितनी भी थी कलर्स उसके नीचे की जो भी सेल्स थी उसके कलर को इसने चेंज किया, और यहाँ पे उसने सारे सेल्स को हाईलाइट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसने जो भी वो टास्क थी पूरे रेंज पे इसने एज इट इज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने रेंज को सेलेक्ट करके, और अकॉर्डिंगली जो भी उसकी फॉर्मेटिंग या तो उसके फॉन्ट को कि बोल्ड या फिर इटैलिक या जिस तरीके की करनी है, या फिर उसके साइज़ को चेंज करना है, या इंटीरियर कलर जो भी चेंज करना है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। नेम रेंजेस के लिए करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टास्क एक्सेल में हमें करना पड़ेगा जो कि हमारी, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज की हमें नेमिंग देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने फार्मूला टैब पे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसको टॉप रो करेंगे, यहाँ पे टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे और बाकी के रोज़ को चेक बॉक्सेस को अनसेलेक्ट कर देंगे। और इससे होगा क्या, तो एक बार पहले हम ये टास्क कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसको एक पहले हम एक काम करते हैं, ये सारे रेंजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया और जाएंगे अपने क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शंस पे, ठीक है। ये लेफ़्ट कॉलम सिलेक्शन ऑटोमेटिक आती है तो उसको हटा देंगे और सबसे पहले टॉप रोज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये A2 सेल है, अब यहाँ पे तीन तीन नेम रेंजेस बन गई है, जो कि हमारी फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए और थर्ड कॉलम, यानी कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और उसके ज्वाइनिंग डेट के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करूँ तो हमारी एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर नेम को सेलेक्ट करूँ तो नेम सेलेक्ट हो रही है, और इसी तरीके से अगर ज्वाइनिंग डेट को करूँ तो ये ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट हो रही है। तो इसी रेंजेस को हम यूज़ करेंगे अपने कोड में भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे यहाँ से, और यहाँ पे एक सब फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं, सब फंक्शंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं सब सेलेक्ट नेम रेंजेस, ठीक है। ये हमने फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रेंज हमारी डिफाइंड हो चुकी है हमारे एक्सेल सीट के लिए, तो यहाँ पे बस हमें रेंज को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे रेंज, ठीक है। डबल कोट को लगाएंगे और सबसे पहले हम एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कर लेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड। ये हमारी नेम रेंज है फर्स्ट कॉलम की, ठीक है, जो कि जिसको हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। तो ये कर लिया डॉट, यहाँ पे इसकी फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू, और यहाँ पे कर देते हैं RGB रेड, ठीक है। RGB
यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, तो आप जैसा भी कलर चाहो आप ले सकते हो। या तो मैं फ़ॉन्ट कलर ये ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा से इसी वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं, बाकी की थोड़ी सी और भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये कोड मैंने नेक्स्ट कॉपी किया और एम्प्लॉय कोड डॉट फॉन्ट है। अब यहाँ पे डॉट कर लेंगे इसको, फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू कर लेते हैं इसको ट्रू, ठीक है। कंट्रोल वी करते हैं इसको और डॉट यहाँ पे करते हैं इंटीरियर, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं RGB, RGB ग्रीन, ठीक है। ये हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो ये हमने जो फर्स्ट हमारी थी एम्प्लॉय कोड के लिए, उसके लिए कर ली। सेम इसी तरीके से मुझे वापस से सारे कोड्स पे करना है। सेम कोड को कॉपी करता हूँ इधर, कंट्रोल भी करते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड की जगह पे हमें क्या करनी है, एम्प्लॉय का नेम डालना है। तो यहाँ पे हर एक जगह हम यहाँ पे कर देंगे नेम, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बाकी की कोड सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे हर एक जगह पे हमें यहाँ पे कोड के बजाय हमें यहाँ पे उसके नेम को डालेंगे, ठीक है। ये हमने उसके नेम को कर लिया, ये हमारी नेम के लिए नेम रेंज हो गई। और फिर सेम कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं इधर और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारी एम्प्लॉय के नेम के लिए हो गई, कोड के लिए। अब हमारी क्या है, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट, ठीक है। हमने ज्वाइनिंग डेट कर दी, कंट्रोल भी। और यहाँ पे इस नेम को भी चेंज करके हमने उसके ज्वाइनिंग डेट कर दी। इस तरीके से हमने कंट्रोल Z एक बार करता हूँ। ये हमारी एक्चुअली नेम पे ही हो गई थी, ठीक है। इसको यहाँ पे करना है मुझे, ये यहाँ पे मुझे इस सेल पे करनी थी, तो यहाँ पे हम कर देते इसको ज्वाइनिंग JOINING ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इधर और इस वाले सेल पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने पेस्ट कर दी। लास्ट में हमारी जो फंक्शन है वो हमारी इंड हो गई। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, तो हमारी जो भी रेंजेस है, जैसे कि हमारी A कॉलम की रेंज, B कॉलम की रेंज और C कॉलम की रेंज में, इसमें हमने उसके सेल्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो इसको, इस कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से रन होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन F8 का यूज़ किया, ये फ़ॉन्ट की जो कलर है उसकी चेंज हो गई, ठीक है। उसका कलर जो है बोल्ड हो गया और यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले की चेंज हुई और उसके नेक्स्ट की चेंज हुई। तो ये सारे चेंजेस हमने देख लिए किस तरीके से हमने इसको ऑपरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे RGB ग्रीन जो है, इसको आप थोड़ा सा इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको RGB रेड कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि ग्रीन थोड़ी सी ऑड से दिख रही है, इसको कर दो रेड, ठीक है। इसको एक बार मैं इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता हूँ, एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से इस कोड को रन करते हैं और यहाँ पे फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारी कोड्स आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक ये चेंजेस वगैरह हो रही है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग के चेंजेस हमने कर लिए। ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होंगे, यानी कि कर्सर किस तरीके से हमारी लास्ट एंड पे पहुंचेगी, तो उसको हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड पे किस तरीके से जाएगी, इसको VBA कोड के अंदर समझना पड़ेगा। तो इसको चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई फंक्शन, एक नया मॉड्यूल मैंने इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। और उस मॉड्यूल का मैंने नेम दे दिया मूविंग डाउन। अभी आप रीनेम कर सकते हो उसको, उसका एक नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक सब
मूविंग डाउन एट एंड। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एक सब मॉड्यूल बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, कि हमें सबसे पहले अपने वर्कशीट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे वर्कशीट्स। ठीक है, शीट 1 डॉट एक्टिवेट। ठीक है, ये सबसे पहले हमने अपने वर्कशीट को, शीट 1 को एक्टिवेट कर लिया। अगर वर्कबुक को भी, सपोज दैट आप किसी दूसरे वर्कबुक पे हो तो वहाँ पे वर्कबुक को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लो आप वर्कबुक, बुक्स, बुक 1 डॉट एक्टिवेट। ठीक है, ये आप इस तरीके से अपने सीट्स को एक्टिवेट कर लो। अब हमें क्या करना है कि रेंज को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज, यहाँ पे A1 डॉट सेलेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अपने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वहाँ से मूविंग डाउन नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको, या तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एक्टिव सेल, एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट। ठीक है, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्टिव सेल डॉट इंड। ठीक है, एक्टिव सेल डॉट इंड, और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सेल डाउन, यानी कि वो वहाँ से डाउन की तरफ उसकी कर्सर मूव करेगी। ठीक है, एक्टिव सेल डॉट डॉट इंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब फिर यहाँ पे ये करेंगे कि रेंज A1, रेंज A1 डॉट रेंज A1 डॉट ऑफसेट, या तो आप रेंज A1 को भी कर सकते हो, या फिर ये हमने एक्सेल एक्टिव सेल को कर लिया तो हम एक्टिव सेल के ही कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं इसको, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट ऑफसेट, यहाँ पे फर्स्ट रो, ये वहाँ पे एक रो नीचे आएगी, मतलब सबसे एंड पे जाएगी। ये जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, यानी कि स्टार्ट टॉप से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये मूविंग नेक्स्ट सबसे लास्ट पे चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो ये सिंटेक्स लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0, यानी कि एक रो नीचे आएगी और कॉलम उसका विदाउट किसी चेंज के रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 डॉट सेलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से कर लेंगे। तो इस वाले कोड को एक बार क्रॉस चेक करते हैं ये किस तरीके से रन करता है। तो अभी हम रैंडमली किसी भी सेल पे अभी हमने अपने कर्सर को रख दिया है। अब ये मूविंग नेक्स्ट इस वाले फंक्शन पे आते हैं और अपना फंक्शन एफ8 को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एफ8 को यूज़ करते हैं। तो ये वर्कबुक बुक 1 डॉट एक्टिवेट हो गई और शीट 1 डॉट एक्टिवेट हुई। रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, यानी कि A1 पे आ गई हमारी कर्सर। ठीक है, और एक्सेल डाउन गई वहाँ से सबसे लास्ट वाले रो पे, और उससे नेक्स्ट वाले रो पे जा करके वो एंड कर गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्सर की मूवमेंट्स कर सकते हो स्टार्टिंग सेल से एंड ऑफ द सेल्स। यहाँ पे एक वर्क और भी कर सकते हो आप, रादर देन ये जो हमने दो कोड को लिखा है, इस दो कोड को लिखने के बजाय हम एक वर्क और कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और इसकी एक सिंटेक्स और कर सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं एक्टिव सेल डॉट इंड। ठीक है, एक्सेल, इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं, एक्सेल डाउन। ठीक है, डॉट यहीं पे कर देते हैं ऑफसेट और 1,0,
डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये कर दे तो ये भी सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो इसको भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं यहाँ। ठीक है, स्टार्ट हुई ये एक्टिवेट हुई A1 पे, A1 डॉट सेलेक्ट यानी A1 पे कर्सर गई और सबसे लास्ट में जो है हमारी मूविंग डाउन जो है ये सबसे लास्ट वाले रिकॉर्ड पे पहुंच गई। तो इस तरीके से आप एक्टिव सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में अपने इंड फंक्शंस को और यहाँ पे एक्सेल अप या फिर एक्सेल डाउन इस तरीके से जो भी फंक्शंस आपको राइट करनी है आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। वो भी ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो जो भी जिस भी किसी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।